नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोहेल सर क्यूरियस माइंड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बड़े भाई साहब का अगला पार्ट। पिछले पार्ट की थोड़ी समरी समझते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इनके जो बड़े भाई हैं कक्षा में फेल होते हैं। फेल होने के बाद वो अपने भाई का जो है बतौर ख्याल रखने के हिसाब से उन्हें जो ताकीद करते हैं और समझाते हैं, फिर भी इनका समझने का नाम नहीं है। फिर भी उनकी नज़रें चुरा कर जब ये खेलने के लिए जाया करते थे, तो जैसे ही इनको मौका मिलता अपने छोटे भाई को डांटने का, तो डांट देते। हमने देखा कि कैसे उन्होंने चक्रवर्ती रावण का उदाहरण दिया कि उसको घमंड हो गया था, तो उसका घमंड टूट गया। फिर उन्होंने समझाया कि शैतान का घमंड हो गया था, शैतान को घमंड हो गया था, उसका घमंड टूटा। उसके बाद हमने देखा कि शाह रूम यानी रोम का जो बादशाह था, उसको भी घमंड हो गया था, उसका घमंड टूटा। ये पूरे उदाहरण उन्होंने दिए हैं अपने भाई, छोटे भाई को समझाने के लिए कि वो घमंड ना करे। उसके बाद उन्होंने जो विषय हैं वो विषयों के बारे में समझाते हुए अंग्रेज़ी के बारे में समझाया कितना कठिन है। उसके बाद में अलजेब्रा के बारे में समझाया। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री के बारे में समझाया। इतिहास के बारे में समझाया, कितने हेनरी हैं, अव्वल है, दुअम है, सुअम है। उसमें से जवाब लिखते वक्त, प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त अगर एक आध भी नाम अगर गलत हो गया तो उसके पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता था। ये इतना उसको पूरा समझाते हैं। ये हमने पूरे पिछले पार्ट में देखा। आओ बच्चों, अभी इस पार्ट पर ध्यान दो। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अभी देखो ये क्या समझा रहे हैं कि समझो, शिक्षक ने कह दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अभी समय की पाबंदी पर लिखना है और 4 पन्नों से कम ना हो, तब ये क्या करें, कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अभी उसके नाम को रोना मतलब क्या? अभी ये कैसे लिखने का, इतना ज़्यादा क्यों लिखना, क्या ज़रूरी है इसकी, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो बड़े भाई साहब हैं वो परेशान होते हैं। अभी क्यों परेशान होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। अभी ये यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी करने पर कितने फ़ायदे होते हैं। जो भी व्यक्ति समय का पाबंद होता है उसके कारोबार में उन्नति होती है और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। लेकिन इस ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अभी बड़े भाई क्या कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात को जो एक वाक्य में लिखा जा सकता है उसको 4 पन्ने कैसे लिखें पूछ रहे हैं। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है? अब ये क्या करें, जो एक वाक्य में कह दिए लिख सकते हैं तो उसको 4 वाक्यों में लिखने की ज़रूरत, 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। ये क्या करें, मैं तो इसकी हिमाकत यानी बेवकूफ़ी कहता हूँ, ये समय का सही इस्तेमाल नहीं है, ये गलत इस्तेमाल है बोल रहे हैं। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, ये क्या बोलते हैं, व्यर्थ में किसी बात को ठूंसा जा रहा है बोलते हैं। आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपने राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनका क्या कहना है बड़े भाई साहब का कि आदमी को जो कुछ भी कहना है वो झट से कह दे और बात को ख़त्म करें। 4 पन्ने लिखने की ज़रूरत क्या है? और वो भी फुल स्केप बोलते हैं, फुल स्केप यानी पूरा A4 साइज जो पेपर होता है वो वाला लिखना है। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के।
ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सारा लिखना है, तो ये छात्रों पर यानी विद्यार्थियों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है बोल रहे हैं। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर। संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। अभी ये क्या कह रहे हैं, संक्षिप्त में लिखने के लिए कह रहे हैं, और वापस से कहा जा रहा है कि 4 पन्नों पे लिखो, यानी तेज भी दौड़ना है, और वापस से क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे भी दौड़ो कहा जा रहा है। यहाँ पर यानी जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं, वो अपने तर्क के हिसाब से उनको जैसे लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए, तो बस उनको लगता है कि ऐसे होना ही चाहिए, लेकिन वो उनके हिसाब से हो नहीं रहा है। तो अब ये अपने हर एक बात में अपने अपने तर्क लगा रहे हैं। उनके हिसाब से ये तमाम चीज़ें गलत हैं कि निबंध अगर लिखना है तो इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, 4 पन्ने वो भी फुल स्केप के। नहीं, संक्षिप्त में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। अभी ये जो निबंध लिखने का उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि अध्यापकों को इतना भी समझ में नहीं आता कि वो लिखने क्या बोल रहे हैं और कितना लिखना चाहिए। समय की पाबंदी के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है, और कितना, 4 पन्नों पे। जो लेखक के बड़े भाई साहब के हिसाब से कितना लिखा जा सकता है, 1 या 2 वाक्यों में लिखकर ख़त्म किया जा सकता है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अभी ये किसकी गलतियां निकाल रहे हैं, अपने अध्यापकों की यानी शिक्षकों की। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी छोटे भाई साहब की जो स्वच्छंदी चल रही थी, गिल्ली डंडा खेलने के लिए जा रहे थे, अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे जब जाकर खेल कूद कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, डांट फटकार लगे, और क्या कहा उनको, जब तुम मेरे कक्षा में आओगे तब तुमको आटे दाल का भाव पता चलेगा। कक्षा में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखे, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। अभी लेखक के जो बड़े भाई हैं, अपने भाई को समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि कक्षा में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखने। यानी क्या, तुम कक्षा में अव्वल आए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने पाँव ज़मीन पर रखो, यानी अपनी दिमाग में कुछ ऐसा वैसा मत डालो कि मैं जो कुछ करूँगा वो सब कुछ हो सकता है, या हो रहा है जो भी है वो अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको इस कक्षा में पास होना है तो पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर केंद्रित करना पड़ेगा। लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। वो क्या समझा रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और ये मेरा अधिकार है कि तुमको समझाऊँ। संसार का तुमसे ज़्यादा अनुभव मुझे है, यानी किसको है, बड़े भाई साहब को है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने पल्ले बांधो, यानी इस बात को याद रखो, भूलना मत। स्कूल का समय निकटता, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। अभी स्कूल का वक्त नज़दीक आ रहा था। अभी ये बड़े भाई साहब की जो भी बातें जो छोटे भाई साहब को उपदेश दे रहे थे, जो भी समझा रहे थे, वो जो उनका अपना अनुभव था, जो कैसे कठिनाइयाँ हैं इस बारे में जो बता रहे थे। लेकिन जो छोटे भाई हैं ना, वो इस चीज़ को क्या कह रहे थे, ये उपदेश माला कब ख़त्म होगी, यानी ये सुन सुन कर क्या हो रहे हैं, बोर हो गए हो। यानी जब भी कोई अपने से बड़ा आदमी या अपनी उम्र से कोई बड़ा हो, बड़ा भाई हो, जो भी बड़ा व्यक्ति है जो अपने से ज़्यादा अनुभव रखता है, और अगर वो किसी चीज़ के बारे में आपको समझा रहा है, आपका कर्तव्य है, भले आपको सही लगे गलत लगे, लेकिन सुने। और अगर वो सही है, अगर उनके तर्क सही हैं, तो उसको मानने में या उस पर अमल करने में कोई बुरी बात नहीं होती।
भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते जाएं। आज उनको इनका जो खाना है ना, बेस्वाद लग रहा था, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पास होने के बाद जब इतना हालत खराब हुई है, इतनी डांट डपट मिली है, अगर फेल हो जाता तो प्राण ही ले लिए जाते। ये कौन कह रहा है? छोटे भाई कह रहे हैं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। अभी भाई साहब ने जो उनके दर्जे का, यानी वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उसका जो चित्र खींचा था, यानी जो संक्षेप में बताया था, उससे लेखक क्या हो गए थे? डर गए थे। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही तजुर्बा है। बोलते इतना सुनने के बाद में स्कूल छोड़कर नहीं भागा ना, ये बहुत बड़ी बात है, बोलते हैं। लेकिन इतना तिरस्कार पर भी पुस्तिका में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। लेखक क्या कहते हैं? किताबों में जो इनकी रुचि थी वो जितनी थी उतनी ही थी, न कम न ज़्यादा। लेकिन खेल कूद में इनका जो ध्यान था वो बहुत ज़्यादा था। पढ़ते भी तो कितना? सिर्फ कम। लेकिन इतना कि रोज़ टास्क का पूरा हो जाता। अब यहाँ देखो, इनके अव्वल आने का जो मंत्र है वो यहाँ पर ही है। क्या है? वो उतना पढ़ते कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाता। यानी विद्यार्थियों देखो, जब भी आपके शिक्षक आपको रोज़ाना जो काम देते हैं, या आपको वो होमवर्क करने के लिए देंगे, या गृहपाठ, जो आपका गृहपाठ रहेगा, या कोई शिक्षक कहेगा कि मैं ये कल पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ कर आओ, या तो फिर आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है पता है? आज आपने जो सीखा, अगर आज वो कौन सा भी विषय हो, अगर आज आपने जो सीखा, अगर आपने जाकर घर में जाकर उसको दोबारा से पढ़ लिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपके जो मार्क है ना वो बहुत अच्छे आएंगे, और आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, और आप उस कक्षा में डेफिनेटली सफल होंगे। अभी अभी विश्वास पैदा हुआ, वो फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। यानी इनको कौन सा विश्वास पैदा हो गया था? अभी मैं पास हो गया हूँ तो भाई साहब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फेल हो गए। लेकिन जैसे ही इनकी जो डांट फटकार उन्होंने सुनी, तो क्या बोलते हैं, जितना भी विश्वास पैदा हो गया था ना वो लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अभी चोरों का सा जीवन यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर? यानी वो जो चोरी छुपे खेलने कूदने के लिए जो जाते हैं ना, वो वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर मैं पास हुआ, और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद खुद अचरज हुआ। अभी यहाँ देखो, अभी ये लेखक का लक बहुत अच्छा है। बड़े भाई साहब यहाँ जैसे ही बेचारे दुर्भाग्य थे वैसे ही दुर्भाग्य रहे। कैसे? दोबारा सालाना इम्तिहान हुए, सालाना मतलब एनुअल एग्ज़ाम हुए, दोबारा वो बेचारे फेल हो गए, और इनके लेखक जो हैं वो कोइंसिडेंसली दोबारा पास भी हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गए। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे से भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने की पहली मुद्रा कांतिहीन हो गई। सॉरी, स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए, मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। अभी लेखक क्या कह रहे हैं कि उनके भाई जो कैसे स्टडी करते थे,
यानी जो उनकी परीक्षा का जो तैयारी थी, जो अभ्यास था, वो कैसे करते थे, दिन रात कोई वक्त नहीं छोड़ते थे। यानी सुबह जल्दी उठते 4 बजे से लेकर सुबह स्कूल जाने से पहले तक, फिर स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद से लेकर सोने तक जो थी वो सिर्फ उनका पूरा वक्त काय में किस चीज़ में जाता था, स्टडी में जाता था। फिर भी वो बेचारे फेल हो गए। और उन्होंने तैयारी इतनी थी कि उनकी जो मुद्रा थी, मुद्रा यानी क्या, तो जो चेहरा है वो कांतिहीन हो गया था। कांतिहीन यानी क्या, एब्सेंट हो गया था, यानी लटका सा यानी जो इंसान यानी ज़्यादा जागता है उसका चेहरा ऐसा दिखता है, वैसे हो गया था। कौन कह रहा है ये, लेखक कह रहे हैं। और ये किसके बारे में बता रहे हैं, बड़े भाई साहब के। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। जब नतीजा मतलब क्या, रिजल्ट सुनाया गया तो रो पड़े को लेखक के बड़े भाई साहब। मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, अगर बड़े भाई साहब के साथ अगर मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा होता। क्यों, क्योंकि इनको जो बड़े भाई साहब उनके नतीजे सुनने के बाद जब रोने लगे ना, विद्यार्थियों, ये जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट हैं, किस कक्षा के चढ़े उन्होंने के, 9वीं जमात के और 8वीं जमात के, नेट स्टैंडर्ड के और 9th स्टैंडर्ड के। उस वक्त फेल ये सिस्टम थी, ठीक है। तो ये 9वीं में फेल होने की वजह से रो रहे हैं बड़े भाई साहब। और ये जो है उनके कक्षा में फेल होने की वजह से रोना, आज अगर हमको कुछ मार्क कम आए ना, हाँ ठीक है, मैं अगली बार देख लूँगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। यानी अगर हम अपनी शिक्षा को और जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे माँ बाप हम पे खर्चा कर कर पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों अगर आप लोग स्टडी करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप अपना हाथ ऊपर उठाएं कक्षा में, जैसी शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, आपके सर होंगे, मैडम होंगे, जो भी होंगे, आपको अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती, बड़े अदब से अपना हाथ ऊपर करो। डेफिनेटली टीचर देखेंगे, वो आपको पूछेंगे। बड़े रिस्पेक्टफुली आप अपना सवाल उनके सामने रखो कि सर, मैम, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ मुझको दोबारा, कोई भी विषय हो, और कोई टीचर आपका दुश्मन नहीं होता, ठीक है, ये करेंगे और ज़रूर करो। अभी यहाँ पर इनको दुख हो रहा है कि ये 9वीं में फेल होगा, और ये दोबारा फेल होने की वजह से ये जो दोनों भाई मिलकर रो रहे हैं। और ये लेखक क्या कह रहे हैं कि अच्छा होता अगर मैं भी उनके साथ फेल हो जाता तो। ये क्यों ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि उनको वो पास हो गए, और उनके भाई दोबारा से उसी कक्षा में फेल होने की वजह से इनको बहुत दुख हो रहा है। और वो चाहते हैं कि इसी वजह से क्यों ना हो कि मेरे भाई का दुख थोड़ा कम हो जाता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। अब इन दोनों भाइयों के बीच में सिर्फ 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। अभी इनको एक वक्त के लिए ऐसे लगा कि भाई साहब अगर एक बार और फेल हो जाएंगे तो फिर हम दोनों बराबर से। एक वक्त के लिए क्यों लगा, क्योंकि उनकी डांट फटकार से इनको परेशानी होती थी। फिर वह किस आधार पर, तो मैं सॉरी तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। यानी इसी वजह से कि वो अगर वो दोबारा फेल हो जाएंगे ना, तो इनका डांटना डपटना पूरा बंद हो जाएगा, और वो फिर किस आधार पर मुझे डांटेंगे। ये कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अभी देखो भाई साहब, एक वक्त के लिए उनके दिल में ये भी आया कि भाई अगर फेल हो जाते थे तो अच्छा होता था, लेकिन दूसरे वक्त उन्होंने अपने दिल से उस भावना को निकाल दिया, क्योंकि वो अपने भाई की जो उदासी देखकर ये खुद भी उदास हो गए। लेकिन अभी आप अपने आप को एक और चीज़ क्या समझा रहे हैं कि मेरे बड़ी भाई साहब की ये डांट डपटी है, उन्हीं का डर है, जो मैंने इतने अच्छे से जो भी सीखा, भले ही क्लास में सीखा, और अपना जो टारगेट था, जो रोज़ का जो टारगेट था, तो वो कंप्लीट किया। किनकी वजह से, सिर्फ बड़े भाई साहब के डर की वजह से, और आज मैं पास हुआ, और वो भी कैसे, अच्छे नंबरों से, अव्वल भी आया। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगी थी कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अभी लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई साहब ने अभी थोड़े नरम पड़ गए थे, यानी उनका डांट डपटना जो था वो अभी उन्होंने कम कर दिया था।
अब लेखक क्या समझ रहा था कि अभी भाई साहब ये समझ गए कि अभी उनको अधिकार नहीं रहा किस चीज़ का, डांटने रपटने का। ऐसे समझ कौन रहा है? लेखक समझ रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी दूर होने वाला है। आइए आगे समझते हैं। तो बहुत कम हुआ, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मेरी स्वच्छंदता मनमानी है, आज़ादी है, नहीं जैसे चाहे वैसे करना। उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अभी इनकी सहिष्णुता का, अभी ये जो है, इन्होंने बड़े भाई साहब जो हैं, यानी जब छोटे भाई साहब को जब अव्वल दर्जे में आए, तो इन्होंने इनकी कुछ चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज शुरू कर दिया। तो अभी ये मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। अब ये लेखक को ऐसे लग रहा है कि अभी उनको मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, रहा तो भी बिल्कुल कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। अभी स्वच्छंदता का मीनिंग होता है अपनी मर्जी के हिसाब से। स्वच्छंदता का मीनिंग क्या होता है? आज़ादी होती है, अपनी मर्जी होती है, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा चाहे वैसा चलो। सहिष्णुता यानी बर्दाश्त कर रहे थे। सहिष्णुता यानी बर्दाश्त कर रहे थे। कौन बर्दाश्त कर रहे थे? बड़े भाई जो हैं, इनकी जो कुछ चीज़ें हैं छोटे भाई की, उस चीज़ को जो बर्दाश्त कर रहे थे उसका ही फायदा कौन उठा रहा था? छोटे भाई उठा रहे थे। मुझे कुछ ऐसे धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। धारणा मतलब क्या? ऐसी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर मैं पढ़ूं या न भी पढ़ूं तो मैं पास ही हो जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। किसकी तकदीर बलवान है? और ऐसे भी कह भी सकते हैं कि जो विद्यार्थी कम पढ़े, जितना कक्षा में सुने उसको याद रखे और थोड़ा बहुत पढ़ ले और वो कक्षा में अव्वल आए, तो ऐसे ही कहेंगे ना कि उसकी तकदीर बलवान है। अभी भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया करते थे ना, वो भी बंद हुआ। मुझे एक मुझे कन कवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कन कवे मतलब पतंग उड़ाने का भी नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकवे उड़ाता था। अभी क्या हुआ था? कनकवे उड़ाने का शौक चढ़ा तो पूरा दिन जब भी इनको वक्त मिलता, स्कूल ख़त्म होने के बाद या स्कूल शुरू होने से पहले, ये कनकवे उड़ाते थे। कनकवे मतलब पतंग उड़ाते थे। और ये तमाम चीज़ें कैसे की जाती थी? बड़े भाई साहब की नज़र बचाकर, यानी बड़े भाई साहब का डर भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी है। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। अभी मांझा देना, कन्ने देना, यानी मांझा मतलब जो धागा होता है पतंग का उसको बोलते हैं। कन्ने बांधना मतलब यानी जो पतंग के अंदर जो गांठ वगैरह जो धागे से बांधी जाती है उसको बोलते हैं कन्ने देना, कन्ने बांधना कहते हैं। ठीक है। ये तमाम, और उसके बाद में पतंग की जो टूर्नामेंट थी ये सभी गुप्त तरीकों से की जाती थी। क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब को नजर ना आए इसके लिए। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। यानी इन तमाम चीज़ों के पीछे की वजह क्या थी कि वो ये कहीं से भी उनको लगने देना नहीं चाहते थे कि मैं अभी, आप फेल हो गए, मैं पास होकर आगे बढ़ा हूँ और मैं अव्वल दर्जे से पास हुआ हूँ, तो वह आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका अपमान कर रहा हूँ, ऐसे उनको दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए तमाम चीज़ें छुप छुपा कर करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं, मन आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चल रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। अब देखो यहाँ पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड है,
साथ साथ में देख लेते हैं। अभी क्या, एक दिन शाम का वक्त था और ये क्या कर रहे थे, कनकवा मतलब क्या, पतंग टूटकर आकाशगामी में, यानी कि आसमान का जो खुला हिस्सा होता है आसमान के अंदर, यानी वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं रहता, खुली हवा पूरे ऐसे, उसमें से पतंग टूटकर लहराती हुई जब आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमती हुई, देखो आहिस्ता 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 आती है ना, आसमान के अंदर जो खुला एरिया है, ठीक है, और पथिक की ओर होते हुए, पथिक का मतलब क्या होता है, आकाशगामी का मतलब होता है आकाश यात्रा, और पथिक क्या होता है, यात्रा करना, यानी आकाशगामी मतलब आकाश की यात्रा करते हैं, यानी आकाश की खुले आसमान में लहराते हुए नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना। ये आना कैसे लग रहा है लेखक को, मानो कि कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर वृक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए ने जा रही हो, यानी कोई आत्मा वृक्त मन से, वृक्त मन मतलब क्या होता है, बेपरवाह, यानी जिसको किसी की फिक्र नहीं हो, ठीक है, ऐसे संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही हो, ऐसे लग रही हो। एक इसका उदाहरण है, ये पतंग टूट कर यानी कट कर जो नीचे आती है ना, उसके लिए इतने अच्छे सेंटेंस वाक्य लिखे गए हैं, ठीक है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ रही थी। बालकों की पूरी सेना, लग्गे मतलब क्या होता है, बांस, बाम्बू जो होता है ना, बाम्बू, वो, और बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ रही है, यानी लकड़ियाँ बांस, यानी जो उनको मिले, जिससे ये तमाम चीज़ें किसके लिए, उस टूटी हुई कटी हुई पतंग को हासिल करने के लिए ये लेकर एक पूरा ग्रुप दौड़ रहा है। किसी को अपने आगे पीछे का खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम हैं, न गाड़ियाँ हैं। सबका ध्यान कहाँ पर था, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ सबका ध्यान उस कटी हुई पतंग को कैसे पाएं, कैसे पकड़ें, कैसे खींचें, कैसे हासिल करें, इसकी तरफ ही था। ना कोई आगे देख रहा था, ना पीछे देख रहा था, ठीक है ना, कोई मोटरसाइकिल और आसमान में कैसा समतल, यानी सब बराबर, कोई ट्रैफिक नहीं हुआ, ना कोई मोटर कार है, ना ट्राम है, ना गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ से लहराते हुए जो पतंग नीचे की तरफ आ रही थी, उसे देखते हुए पूरा गिरोह और ये लेखक भी दौड़े जा रहे हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अभी क्या हो गया, मुठभेड़ होना यानी आमने सामने होना, किससे हो गया, बड़े भाई साहब। तो अभी इनकी शामत आई ना, कैसे आई देखते हैं। शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। फौरन उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने क्या कहा, इन बाजारी लड़कों के साथ, यानी जो अच्छे लड़के न होते हैं उनके लिए उदाहरण यहाँ पे क्या है, बाजारी लड़के, यानी स्कूल वगैरह जो नहीं जाते ऐसे बच्चे। तो उन बाजारी लड़कों के साथ तू कन कव्वे लूटने के लिए दौड़ रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, ऐसे पूछ रहे। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि आप नीची जमात में नहीं हो। नीची जमात मतलब क्या, अभी तुम लोअर क्लासेस में नहीं हो, ठीक है, अभी तुम क्या हो, ऊपर की क्लास में हो, तुम अभी 7वीं 8वीं कक्षाओं में हो, तो उसका भी तुमको शर्म लिहाज कुछ है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, यानी बड़े भाई साहब जो हैं वो 9वीं में हैं, अभी ये 8वीं हैं, तो भी तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अभी वो क्या समझा रहे हैं बड़े भाई साहब, जो तुम, यानी इनके गुस्से के पीछे की वजह क्या थी, कि सबसे पहली बात जो वक्त इन्होंने स्टडी के लिए लगाना चाहिए था वो कहाँ पर लगा रहे हैं, कनकवे लूटने, मतलब वो गिरी हुई पतंग को पकड़ने के। एक ज़माना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, यानी सोचो बच्चों,
एक ज़माना था, यानी वो क्या ज़माना रहा होगा और उस वक्त की एजुकेशन सिस्टम क्या होगी, जब 8वीं कक्षा के बच्चे क्या रहा करते थे, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार। ठीक है। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ, मिडलची मतलब जो 8वीं पास है, जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। डिप्टी मैजिस्ट्रेट बहुत बड़ी बात है, सुपरिटेंडेंट हैं। कितनी ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। यानी ये क्या उदाहरण उदाहरण दे रहे हैं, जो 8वीं भी पास हो जाता था वो इतने बड़े पद पर पहुंच सकता था। बड़े भाई साहब की जो सीरियसनेस थी ना पढ़ाई को लेकर, अपने छोटे भाई को लेकर, वो इसी वजह से थी। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातेहती करते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो उनकी मातेहती करते हैं। मातेहती करना मतलब क्या है, उनके अंडर काम करना। किनके, ये 8वीं कक्षा पढ़ने वाले जो इस पोस्ट पर पहुँचे पहुँचे हैं उनके नीचे। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ नहीं समझा हो या समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरा वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप के ज़रिए समझाइए। अगर कुछ और उसमें सुधार चाहिए तो वो भी बताइए। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है न समझने में तो भी बताइए, या हिंदी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।